हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 365x लर्निंग। और आज आपके क्लास साइंस में हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो यह चैप्टर मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि थोड़ा फंडामेंटल है, कुछ आप पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, स्टार्टिंग वाला चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो मुझे सही लगा था तो मैंने स्टार्ट कर लिया। बाद में धीरे धीरे और भी चैप्टर्स हम कवर करेंगे, राइट। और ये चैप्टर जो है ना, और एक और चीज़, ये चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ फैक्चुअल मतलब सब चीज़ें फैक्चुअली मिलेंगी ज़्यादातर, कुछ समझने वाली चीज़ बहुत कम मिलेगी इसमें, जैसे कि आपको समझनी पड़ रही है, आप कॉन्सेप्ट है उसमें पीछे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इन ये कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, बस इतने ही आपको उसमें पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पर, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो उसमें साइंस में आते हैं आपके, मतलब अलग अलग मेटल्स में कई सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, फिर उनके एक्सेप्शंस होंगे। नॉन मेटल्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनके एक्सेप्शंस होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो आप अपनी अपनी बुक्स निकाल लो, पेन पेंसिल निकाल लो। और मेरा कहना तो यही है कि आप बड़े हो गए हो, 10th में आ गए हो, 11 12 में बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको इस चीज़ की कि आप अपनी एक हैबिट बनाओ। हैबिट किस चीज़ की? लिखने की। लिखोगे कैसे? जब आप पढ़ रहे हो बैठ के, तो अपने साथ एक कॉपी रखो, एक पेन रखो, और साथ में लिखते रहो, साथ में लिखते रहो। अब लिखो कैसे? प्रॉपर नोट्स नहीं बना सकते आप, रफ नोट्स बना लो। ठीक है, अगर आप अभी नहीं बना पा रहे प्रॉपर नोट्स, तो रफ नोट्स बनाओ। ठीक, तो वो चीज़ से क्या होगा कि आपकी लिखने की हैबिट पड़ेगी। और फिर क्लास 11th और 12th जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, वहाँ पर आप अच्छे से नोट मेकिंग आप में, मतलब आपका हाथ साफ हो जाएगा उसमें नोट मेकिंग में। ठीक, तो उस चीज़ को अभी से प्रैक्टिस करो, एक कॉपी साथ लेके बैठो। ठीक, और चलो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं फिर, और कुछ तो है नहीं। ठीक है, आई होप आप सब अपनी बुक्स खोल के तो एटलीस्ट बैठे हुए हो गए। ठीक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अच्छा इसमें कुछ थोड़ा बहुत भी आप पहले पढ़ चुके हो। इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स, यू हैव दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, कितने एलिमेंट्स हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। और जब मैं कह रहा हूँ लिख के बताया करो, लिख के बताया करो भाई। जब मैं वीडियो खोल के देखता हूँ किसी कमेंट्स ही नहीं होते हैं उसमें, तो कितनी गलत बात है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ लिखो, तो लिख के बताओ, तो क्या हो, ज़्यादा गलत हो जाओगे, मैं करेक्ट कर दूंगा, लेकिन एटलीस्ट वो चीज़ आपको सही तो पता चल जाएगी, है ना। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं ये आप मुझे लिख के बताओ, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। और जितने भी एलिमेंट्स हैं हम पीरियोडिक टेबल में लगा देते हैं उन्हें, तो उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम उन्हें डिफाइन कर सकते हैं कि अच्छा ये वाली कैटेगरी मेटल्स की है, ये नॉन मेटल्स की है, ये मेटलॉइड्स हैं, ये एक्टिनॉइड्स हैं, ये लेंथेनॉइड्स हैं। तो उस बेसिस पे हम अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, आज हमें दो कैटेगरी देखनी है, हमारी देखनी है मेटल्स और नॉन मेटल्स। सबसे पहले आप देखोगे क्या, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा यहाँ पर एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन हम मेटल्स में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, तो लाइन बाय लाइन वहीं चलेंगे जहाँ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होंगी। ठीक, फिर आगे आपका मेटल्स। अब मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या आएगी बताओ, इसमें क्या मतलब सबसे पहली चीज़ में क्या लिखी हुई है। तो पहले तो आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया हुआ होगा, ठीक है देख लेते हैं। एक चीज़ आपको दी होगी मेलिएबिलिटी, ठीक है। एक चीज़ आपको दी होगी डक्टिलिटी, एक चीज़ आपको दी हुई होगी कंडक्टिविटी, ठीक है। और एक चीज़ आपको शायद सॉलिड वॉलिड दिए होंगे, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक, मतलब सॉलिड इन द सेंस में हार्डनेस की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप पहले ही पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से रिविजिट करेंगे और बहुत छोटी उस में रिविजिट करेंगे, फिर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, तो उन पे ज़्यादा हमें ध्यान देना है। ठीक है, और लस्टर की बात करेंगे। ठीक, तो ये सब चीज़ें मैं आई होप कि आपको ये सारी टर्म्स आती हों, नहीं आती होंगी तो भी हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे, तो हम इसे एक एक करके हर टर्म को अच्छे से ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि एक्चुअली में ये है क्या। ठीक, हाँ, अब देखते हैं। ओके, मेटल्स इन द प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि मेटल्स अपनी प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट का क्या मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट आपको फ्रीली मिल जाए। कहाँ पे फ्रीली मिल जाए आपको? यहाँ पर आपका एनवायरनमेंट फ्रीली मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, एक्सेसिबल हो जाए, ऐसा नहीं होता। मेटल्स जब अपने प्योर स्टेट में आते हैं, मेटल्स कहाँ मिलते हैं ज़्यादातर? आपको मिलते हैं ओर्स में। कहाँ मिलते हैं? ओर्स। एक सेकेंड, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ओर्स क्या होते हैं? ठीक है, जो जो बताएगा, कौन बताएगा, जो बताना है जिसको लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मेटल्स आपके जनरली मिलते हैं ओर्स में। ठीक है, मैं तो बता देता हूँ आपको, ये एक मिक्सचर है। ठीक है,
दो तीन आपके मान लो 2-3 इसमें एलिमेंट्स हैं उसका मिक्सचर है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा आपको और के बारे में, आप मुझे लिख के बताओगे, और क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इसे पहले पढ़ चुके हो, ठीक। तो मेटल जो आपके मिलते हैं वो ज़्यादा आपको ओर्स में मिलते हैं, तो ओर्स से वहाँ पर आपको इसे ओर्स से लेके, ठीक है, वो मतलब ओर्स में से निकालना पड़ता है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ करना पड़ता है ओर से, फिर वहाँ से आप मेटल निकालते हो, ठीक। एक वो प्योर स्टेट में आपका मेटल आ गया, ठीक है। पहले वो मिक्सचर था, तो उसे मिक्सचर से आपने उस मेटल को बाहर निकाल लिया। अब जब वो मेटल अपनी प्योर स्टेट में होगा तो वो उसके ऊपर एक क्या होगी, एक शाइनी लेयर होगी, आप वो शाइन कर रहा होगा, ठीक है। जनरली सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो शाइन करते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल है आपके पास, यहाँ पर क्या है, नहीं ये भी नहीं है। तो आप ये मान लो, मतलब आप में आसपास कुछ देखो, जो भी चीज़ मेटालिक होगी, जो भी चीज़ मेटालिक आपको दिख रही होगी वो एक्चुअली में शाइन कर रही होगी, ठीक है। वो क्या होगी, उसकी एक शाइनिंग वाली सरफेस होगी, डलनेस नहीं होगी, वो शाइन कर रही होगी। जो इसी शाइनिंग वाली प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, लस्टर, इसे क्या कहते हैं, हम लस्टर कहते हैं। और ये मेटल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक वाली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब क्या सारे मेटल्स ही लस्टर्स होते हैं? नहीं, सारे मेटल लस्टर्स नहीं होते, जो एक्सेप्शंस होंगे वो आपको आगे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, लस्टर होता है, यानी कि वो शाइनी होते हैं। चलो आगे देखते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, जब हम रूम टेम्परेचर की हम बोलते हैं कि मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ रूम टेम्परेचर, ठीक, तो रूम टेम्परेचर से मेरा मतलब क्या है, कितने डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस की मैं बात कर रहा हूँ ये मुझे बताओ, ठीक है। मुझे बताओ लिख के कमेंट सेक्शन में कि रूम रूम मतलब जो अगर रूम मैं कह रहा हूँ रूम टेम्परेचर, तो वहाँ पर कितने डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, तो ये आप मुझे वहाँ पर लिख के बताइए, ठीक है। तो आपका सेकंड पॉइंट है कि मेटल्स कैसे होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है। अब आप देख लो ना, आयरन है आपके आसपास, सबसे बेस्ट आप एग्जाम्पल मेटल का लेते हो तो आप वही लेते हो, आयरन ले लेते हो, सबसे पहले आपके दिमाग में आयरन आता है, राइट। तो अगर आप आयरन लेते हो आप देखते हो ना कितना हार्ड होता है, कितना सॉलिड होता है, मतलब घर बनते हैं, मजबूत होती है वो चीज़, ठीक है। तो वो चीज़ क्या होता है, जनरली दे आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, अब डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा किसकी हार्डनेस है, जैसे कि आयरन बहुत हार्ड है, हो सकता है कोई एलिमेंट ऐसा हो, जैसे कोई मेटल ऐसा हो तो कम हार्ड हो सकता है कोई ज़्यादा हार्ड हो, ठीक है। तो एक रेंज है, ऐसा नहीं कि एक फिक्स्ड है कि सारे एलिमेंट्स इतने ही हार्ड होंगे, सारे मेटल्स इतने हार्ड होंगे, नहीं। मेटल्स आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हो सकता है कि वो थोड़े कम हार्ड हो, कोई हो सकता है ज़्यादा हार्ड हो, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। बस बात क्या है कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वो हार्ड होते हैं, ठीक। चलो आओ, अब सेकंड ये हो गई आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई हार्डनेस वाली। थर्ड पे आते हैं, कैन बी बीटन इनटू शीट्स, जिसे हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। मेटल्स को आप क्या कर सकते हो, जैसे कि कोई मेटल है आपके पास, ये मेटल का, ये मान लो ये मेटल है, ठीक। आपने इसे लिया और इसे हैमरिंग करी, ठीक, ये आपका पास हैमर है और आप इसे बीट कर रहे हो, ठीक है। आप इस मेटल को मारते रहे मारते रहे मारते रहे मारते रहे, अभी क्या होगा, ये क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, मारते रहोगे मारते रहोगे मारते रहोगे, क्या होगा, फिर पिचकता जाएगा ना, पिचकेगा पिचकेगा पिचकेगा, फिर क्या होगा, एकदम फ्लैट सा हो जाएगा ये, और जितना जितना बीट करते जाओगे उतना ही फ्लैट होता जाएगा, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो होती है, किसी भी मेटल को आप बीट करके, किसी भी मेटल को आप बीट करके उसे थिन शीट्स में ला सकते हो। एक मेटल वो ऐसा है, मेटल बॉक्स टाइप में, उसे आप बीट कर करके थिन शीट्स में ला सकते हो अगर, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी कहते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी, ठीक। तो क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को, हम मेलिएबिलिटी कहते हैं, और ये चीज़ आप ध्यान में रखें, ठीक है। काफ़ी मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक वाली प्रॉपर्टी होती है, तो ध्यान रखें। अच्छा, तो मेलिएबिलिटी हो गई कि मेलिएबिलिटी यहाँ पर है क्यों, मेटल्स की क्यों है, नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स को जब भी आप बीट करोगे ना, मान लो नॉन मेटल जब आप बीट करोगे तो फ्लैट नहीं होता, वो क्या होता है, फ्लैट नहीं होता, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। वो अलग 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 पार्ट्स में क्रैक हो जाता है, मतलब वो पीसेस में टूट जाता है। जैसे कि मान लो वो देखिए आपने कभी कोयले, ठीक है, कोयलों को अगर आप बीट करोगे तो क्या फ्लैट हो जाते हैं, वो नहीं, क्योंकि वो एक नॉन मेटल है, क्योंकि वो एक नॉन मेटल है, तो वो अलग अलग पीसेस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, अलग अलग पीसेस में क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल होते हैं, अगर वो एक बॉक्स मतलब ऐसे फॉर्म में मेटल्स ऐसा है तो वो बीट करोगे तो थिन शीट्स में आ जाएगा, लेकिन नॉन मेटल्स जनरली नहीं आते, वो आपके क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, वो हिस्सों में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये नेक्स्ट ये हो गई, एक प्रॉपर्टी हो गया कि मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाओ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ठीक है। अब अगर डक्टिलिटी का मतलब क्या हो गया कि आपने कोई भी
आपने कोई भी मेटल लिया, ठीक है, वो मेटल क्या होता है, वो स्ट्रेचेबल होता है। कैसा होता है मेटल? स्ट्रेचेबल होता है। तो उसे आप स्ट्रेच करके, पतला करके, छोटा करके उसे आप थिन वायर्स में ला सकते हो। वायर्स क्या होते हैं, जैसे कि ये एक वायर है, ये वायर है, ठीक है, तो इस फॉर्म में आप उसे ला सकते हो, ठीक है, उसे बीट करके थिन शीट्स में ला सकते हो। तो वो क्या होता है हमारा, वो क्या होता है, वो आपकी प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, ठीक है। कोई सा ही आपने मेटल लिया, उसे आपने पहले मतलब जो भी किया, आपने पहले पतला करा, फिर उसे स्ट्रेच कर दिया और सिलिंड्रिकल फॉर्म में लिया है, तो ये और क्या बन गया, वायर बन गया, राइट। तो वाली प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से आप किसी भी मेटल को एक उसकी वायर्स में चेंज कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी, ठीक। अच्छा, हमने ही अभी देखा था कि आप नॉन मेटल्स जो होते हैं आपके, जैसे बीट करोगे टूट जाएंगे, ठीक है, अब उन्हें आप स्ट्रेच भी करोगे तो भी टूट जाएंगे, ठीक है। आपने कभी कोयले को स्ट्रेच करके देखा, कभी स्ट्रेच हुआ कोयला? नहीं हुआ ना। तो करा तो आपने लोहे को भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा फोर्स के साथ उसे स्ट्रेच करोगे तो वो स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। कोयला जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है थोड़ा बहुत, ठीक। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी का मतलब क्या हो गया, द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। और ये प्रॉपर्टी आपको नॉन मेटल्स में देखने को नहीं मिलती, सिर्फ किसमें देखने को मिलती है, मेटल्स में, ठीक। अब जो मैं चीज़ मतलब हाईलाइट कर रहा हूँ, अब इसे आप ध्यान रखो, ठीक है। ये चीज़ आपके एग्जाम में या फिर किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम में आनी ही आनी है, ये आनी ही आनी, मतलब कह रहा हूँ आएगी तो आएगी, ठीक है। क्योंकि इन चैप्टर्स में से, ठीक है, जो चीज़ मतलब दिख जाती है कि हाँ ये चीज़ तो आनी आनी, इसे कौन रोक सकता है, क्योंकि डक्टिलिटी मेलिबिलिटी तो बहुत बार पढ़ चुके हो, ये सब एग्जाम में आने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वन वर्ड में भले ही पूछ ले, वन सेंटेंस में या फिर एक मतलब 1 मार्क के आंसर में, लेकिन ये सब नहीं चीज़ें नहीं, मतलब तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ आपको। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है, गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है। अच्छा, आपने एक वो पढ़ा होगा एक्सपेरिमेंट अपने क्लास 9th में, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने बॉम्बार्डमेंट करा था अल्फा पार्टिकल का गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो वहाँ पर उन्होंने गोल्ड फॉइल यूज़ करी थी, ठीक है। तो मैंने 9th की वीडियो में बताया है ये चीज़ कि उन्होंने गोल्ड फॉइल को क्यों यूज़ किया था, उन्होंने गोल्ड फॉइल को क्यों यूज़ किया था। तभी मैंने आपसे ये चीज़ कही थी, गोल्ड फॉइल को इसलिए यूज़ किया गया था क्योंकि गोल्ड फॉइल आपकी बहुत ज़्यादा मेलिएबल भी होती है और डक्टाइल भी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि अगर उसे बहुत ही थिन आप उसे मतलब अबाउट 1000 एटम थिक सी हो, तो इतनी पतली वो हो सकती है। कोई भी और मेटल की लेयर इतनी पतली नहीं हो सकती। इस वजह से रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा नहीं था कि उस टाइम गोल्ड सस्ता था या फिर आसानी से उन्हें मिल गया गोल्ड, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या था, गोल्ड को इसलिए यूज़ करा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिन थी। क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, अगर बम्बार्डमेंट उनके ऊपर हो रही है, तो कोई मोटा एलिमेंट होगा, कोई थिक होगा, तो वहाँ टकरा कर वापस चले जाएंगे, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई कंक्लूजन देखने को मिलेगा ही नहीं आपको। लेकिन क्योंकि वो गोल्ड फॉइल से पास कर सकते थे, क्योंकि वो इतनी पतली थी, तो इस वजह से वहाँ पर गोल्ड फॉइल ली गई थी, ठीक है। गोल्ड फॉइल का रीजन क्या था कि इट इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, इज मतलब मेलिएबल बहुत ज़्यादा है, और द मोस्ट डक्टाइल मेटल। उसे आप बहुत ही थिन वायर्स में, मतलब एक छोटे से गोल्ड पार्ट, मतलब इतने गोल्ड को भी आप बहुत ही थिन वायर में, लंबे से वायर में आप उसे स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, ठीक है, या फिर मेटल। तो उसे आप लिख लो कहीं पे, या फिर लिख लो या फिर अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। लेकिन ध्यान जरूर रखना, जब भी चैप्टर रिविजिट कर रहे हो या फिर दोबारा जा रहे हो, तब आप ध्यान रखना, आपको ये चीज़ चाहिए, ठीक। You'll be surprised to know that a wire about 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। आप देख रहे हो, एक 1 ग्राम गोल्ड, सिर्फ एक सिंगल ग्राम गोल्ड, क्या आप उसका वेट ही महसूस नहीं कर पाओगे। 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लेंथ तक का वायर, 2 किलोमीटर लेंथ तक का वायर ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो कि कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आ जाओ, ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक। चलो नेक्स्ट उस पर आ जाओ। इट इज बिकॉज ऑफ देयर मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप, ठीक है। मेटल को डिफरेंट शेप दी जाती है। हमारे घरों में आप आसपास देखोगे ना, हर मेटल की सेम शेप है नहीं, टेबल हैं, चेयर्स हैं, दरवाजे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हैंडल्स हैं, डोर नॉब्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको अपने आसपास मेटल दिख रहा होगा। तो मेटल की सबकी क्या है, शेप अलग अलग है। शेप अलग अलग क्यों है, क्योंकि वो मेलिएबल हैं और क्योंकि वो डक्टाइल है, ठीक है। नॉन मेटल इतना डाइवर्स नहीं होते क्योंकि वो मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मेटल्स को हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, ठीक है। क्यों यूज़ करा जाता है कुकिंग के लिए, अब इसकी एक ही चीज़ हो सकती है। उसकी क्या, हमने क्या लिखा था ऊपर, एक और पॉइंट क्या था ऊपर, सी से क्या था, कंडक्टिविटी, क्या था, कंडक्टिविटी।
मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लस कंडक्टिविटी से अलग उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स आर जनरली हायर देन नॉन मेटल्स, ठीक है। तो क्योंकि वो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इस वजह से भी हम उन्हें उसमें फॉर्म में यूज़ करते हैं। मान लो कभी खाना बना रहे हो आप, ठीक है, किसी ऐसे उसमें मेटल में डाल दो जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है, तो बर्तन भी पिघल जाएगा, खाना भी बह जाएगा, सब तबाह हो जाएगा। लेकिन आप कैसे बनाते हो, आप बनाते हो एल्यूमिनियम के हम यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टेनलेस स्टील हम यूज़ करते हैं। तो वो सब जो हमारे मेटल्स हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उससे हमें क्या होता है, उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, उससे हमें हम उस पर चीज़ें कुक कर सकते हैं। उसे अगर हम आग में भी रखेंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी हम सेट कर देंगे, तब भी वो मेल्ट नहीं होगा। हम अपना खाना आसानी से बना सकते हैं, वो चीज़ मेल्ट नहीं होगी क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हायर है, जो कि नॉर्मली किचन में यूज़ नहीं होता, नॉर्मली घरों में यहाँ पे आसपास भी नहीं होता, सिर्फ वो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में ही हम यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ देख लो कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हीट लिखा हुआ खाली, इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पर लिख दो। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है जी, दे हैव जनरली, मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये आप लिख लो, नोट कर लो इसे, ठीक है। द बेस्ट कंडक्टर्स, ठीक है, फिर से जहाँ भी आपके एक्सेप्शंस लिखे हुए हों, जहाँ भी आपके बेस्ट कंडक्टर या फिर वर्स्ट कंडक्टर्स लिखे हों, उस चीज़ को ज़रूर से आप मार्क करके चलना, उस चीज़ को ज़रूर से अलग से याद रखना, ठीक। मेटल द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। सिल्वर और कॉपर क्या होते हैं, बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं। आप देखें वायर्स में क्या यूज़ होता है, वायर में ज़्यादा कॉपर यूज़ करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम के वायर्स भी यूज़ होते हैं, सिल्वर के वायर्स भी होते हैं, लेकिन सिल्वर के वायर्स ज़्यादा यूज़ नहीं होते। क्यों यूज़ नहीं होते, क्योंकि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्यों यूज़ नहीं होता, फिर भी यहाँ पर इसलिए यूज़ नहीं होता क्योंकि सिल्वर आपका इतना ईजिली एक्सेसिबल नहीं है, इतना ईजिली अवेलेबल भी नहीं है और महंगा है। एक बात, छोटी बात, महंगा है। और कॉपर हमें सस्ता पड़ता है उस चीज़ से, कंडक्टिविटी में हमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मिल जाती है, लेकिन हम काम चला लेते हैं, भैया इतना महंगा वायर कौन यूज़ करेगा, इस वजह से कॉपर पे लोग ज़्यादा शिफ्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए हम कॉपर के वायर्स मोस्ट ऑफ द टाइम वही यूज़ करते हैं, सिल्वर के वायर्स हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एंड कॉपर हैव, मतलब कॉपर इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ, या फिर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आप उसे कह सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। लेड एंड मर्करी, इस चीज को भी ध्यान से देखो, लेड एंड मर्करी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब लेड और मर्करी आपके क्या है, लेड और मर्करी भी आपका क्या है, मेटल है नॉन मेटल है, पहले मुझे ये बताओ, लेड क्या है और मेटल मतलब मरकरी क्या है। मरकरी आपका मेटल है, बताओ। लेड आपका मेटल है, हाँ है, ठीक है। और मरकरी आपका देखा, आपने मरकरी देखा है कभी, मरकरी क्या लिक्विड फॉर्म में होता है? बताओ। होता है। चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि लेड और मरकरी क्या मेटल्स हैं या नहीं है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में है या नहीं है, तो ये सब मुझे लिख के बताना। अब लेड और मरकरी, आपने कभी लेड देखा किस चीज़ में यूज़ होता है, आपसे सब पता चल ही जाएगा आपको, बैटरीज में यूज़ होता है, देखा कभी बैटरीज, मतलब लेड की बैटरीज होती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ लेड हमारा वहाँ पर यूज़ होता है। मरकरी कहाँ होता है, थर्मीटर्स देखे हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है, वो देखा है ना, मरकरी लिक्विड फॉर्म में, पता चली गया आपको, है लिक्विड फॉर्म में होता है मरकरी, मरकरी इज ओनली मेटल विच इज इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है, ध्यान रखो ये बात। तो मरकरी आपका किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है, वो थर्मोमीटर्स में यूज होता है, ठीक। तो जनरली ये जो होते हैं ना, ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, क्या, मरकरी और लेड। तो इस वजह से हमें मतलब ये बैटरीज वगैरह में यूज़ होते हैं, मरकरी का थर्मोमीटर्स में वगैरह में यूज़ होता है, लेकिन ये आपको यहाँ ये दिखा रहे हैं कि ये भी मेटल है, लेड और मरकरी भी मेटल हैं, लेकिन ये वाले मेटल्स का आपका क्या है, कंडक्टिविटी हीट के लिए कैसी है, बहुत लो है। कुछ मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत हाई है, जैसे कि आयरन हो गया, उसकी बहुत हाई है, आप धूप में कभी रख दो, बाइक स्कूटी का मतलब वो पकड़ दो ना, मतलब ग्रिप पकड़ते हैं तो कुछ पार्ट टच कर लो जो कि मेटल का है तो जल जाता है हाथ, ठीक है। तो वो क्यों है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स हैं वो हीट के। तो लेकिन वहीं सेम तरह पर मेटल का जो दूसरा ग्रुप है, लेड और मरकरी, वो कम कंडक्टिव है, ठीक है। तो ऐसा चलता रहेगा, कुछ ज़्यादा कंडक्टिव हैं, कुछ कम कंडक्टिव हैं, तो ये सब चीज़ चलती रहेगी, बस आपको ध्यान में रखना है कौन से मेटल्स की बात हो रही है। बेस्ट कंडक्टर्स में हमारा हमने नाम लिखा हुआ है किसका, सिल्वर का और कॉपर का, और लेड और मरकरी किस में नाम लिखा हुआ है आपका, पुअर कंडक्टर्स में, ठीक। अच्छा और नीचे आओ, यू मस्ट हैव सीन द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, पीवीसी की कोटिंग होती है और अ रबर लाइक मटेरियल, इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंस। अब
जाहिर सी बात है ना, आप यहाँ पर ये पूछने वाला सवाल है, ये बताओ पूछने वाला सवाल है कि वायर्स के आसपास कोटिंग क्यों है। कोई भी वायर है, मान लो ये वायर है, ये आपके सामने वायर है, इसके आसपास ये कोटिंग दिख रही है आपको ब्लैक कलर की, ये इसके अंदर वायर होगा, ठीक है, लेकिन आसपास क्या है, ये रबर की कोटिंग है, ये रबर की क्या है, इसके आसपास कोटिंग है, यानी लेयर्स हैं इसके आसपास रबर की। ऐसा क्यों है, ये लेयर इसके आसपास क्यों है, लेयर इसके आसपास इसलिए हैं क्योंकि जो मेटल इसके अंदर है, जो मेटल इसके अंदर जहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो कर रही है, जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो वो चीज़ अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि मैंने कहा ना कंडक्टिव होते हैं। आप किसी कोई भी तार होते हैं, मैंने हमने एग्जाम्पल दिया था हीट का, कि कोई अगर मेटल ज़्यादा हीट हो जाता है तो आप छू नहीं सकते क्योंकि हाथ जल जाएगा आप, राइट, क्या होगा आपका हाथ वहाँ जल जाएगा तो आप टच नहीं कर सकते। आप जैसे गाड़ी कितनी गर्म हो जाती है, गाड़ी को आप जब धूप में टच करते हो तो वो कितनी गर्म होती है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप ये समझो कि वो मतलब कहा ज़्यादा आप कंडक्ट कर रहे हो ना, आप टच करोगे जलोगे ना उस चीज़ से। वही सेम चीज़ आप समझो कि कोई किसी वायर में आप करंट दौड़ रहा है, किसी वायर में आपका करंट है, ठीक, करंट रन करा है किसी वायर में, जब उस वायर को आप टच करोगे तब आपको करंट लगेगा, बताओ, लगता है ना करंट। कभी कोई स्विच बोर्ड है या फिर कहीं आपका किसी स्क्रू से हाथ टच हो गया या फिर कुछ हो गया, करंट आ रहा है, तो करंट कितनी जोर से करंट लगता है, राइट। इसे कहते हैं नंगे पैर स्विच बोर्ड के आसपास, मतलब उसमें कुछ चुल नहीं करनी चाहिए, जाके अपनी मतलब वो सब ना करो उसमें, मतलब हरकतें अपनी ऊपर टांग, अपने थॉट्स को एक्शंस में तब्दील मत करो, है ना। तो वो चीज़ क्यों कही जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपके कंडक्टिव होता है ना, आप टच करोगे तो आपकी बॉडी में भी करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, जो कि आपके लिए हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इस वजह से क्योंकि वो ज़्यादा कंडक्टिव होते हैं मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और आप टच करोगे तो भी आपको नुकसान है, कोई भी टच करेगा उसे नुकसान है, राइट। तो इस वजह से इनके आसपास कोटिंग होती है। अब कोटिंग वो चाहे पीवीसी की हो, कोटिंग चाहे वो रबर की हो, कोटिंग किसी भी चीज़ की हो, बस प्रोटेक्शन के लिए, ताकि दूसरे को करंट ना लगे। और क्या होता है कि अगर एक नॉर्मल वायर है, कोई टच भी नहीं कर रहा उसे, ठीक है, ये वायर है, इसे कोई टच भी नहीं कर रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, तो अगर करंट के मतलब ये सब इसके आसपास लेयर्स नहीं होंगे तो करंट यहाँ लीक करने लगेगा। मतलब यहाँ से अगर आपने मतलब मान लो करंट भेजा है यहाँ पर 10 एम्पियर का, तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा वो 10 एम्पियर करंट, यहाँ पर इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रास्ते में वो कहीं ना कहीं इधर उधर लीक कर जाएगा, अगर उसके आसपास कोटिंग नहीं होगा, अगर उस पर एक मतलब डायरेक्टेड वे नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि लीकेज ना हो, इस वजह से भी कोटिंग होती है उसके आसपास, ठीक है। वैसा नहीं आप पोल्स पे जाके हाथ लगाते हो, वो ऊपर वायर होते हैं मोटे मोटे, नहीं वहाँ जाके टच करते हो आप, ये पकड़ लिया वायर ऊपर जाके, नहीं ऐसा नहीं होता ना, लेकिन उसके आसपास भी कोटिंग होती है, क्यों होती है, रीज़न है कि आप वही कंडक्टिविटी का, कि कोई कहीं भी जाएगा तो करंट फैले ना, ठीक है, करंट वहाँ से एक जगह दूसरी जगह पर ना जाए ताकि नुकसान ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि एक ही डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में जाए, तो ताकि कि आपका जितना भी एनर्जी लॉस ना हो, ठीक है, एनर्जी लॉस ना हो, ये भी एक रीज़न होता है, ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखो। ओके, और ठीक है, हाँ एक जहाँ पॉइंट हम लिखना भूल गए थे, सोनोरस, ये कैसे भूल सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होता है ये पॉइंट, सोनोरस। सोनोरस का मतलब वो क्या होता है कि आप अगर हिट करोगे मेटल को, जैसे ये देखो, ये पेन मेटल का है, आ रही है आवाज़, हिट करने पे आवाज़ आ रही है, तो ये चीज़ क्या होती है, इसे हम कहते हैं सोनोरस। किसी भी मेटल को आप हिट करोगे, किसी भी मेटल को आप जब हिट करोगे, वो वाली प्रॉपर्टी मतलब उसमें साउंड, वो साउंड क्रिएट करेगा। आप हिट कर रहे हो मेटल को, वो साउंड क्रिएट कर रहा है, उसका मतलब क्या है कि वो चीज़ प्रॉपर्टी कौन सी क्या कहलाएगी, वो सोनोरस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो सोनोरस कहलाएगी, ठीक है। अब ये सब बातें आप मेरे ख्याल से ऑलरेडी पढ़ चुके होगे, बहुत सिंपल लग रहा होगा आपको ये सब, हाँ हाँ सर आगे बढ़ो, ये सब तो मैं आता है, हैं। द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस, ठीक है। तो कोई हार्ड सरफेस पे आप स्ट्राइक करो उन्हें और साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरस, ठीक है। अब ये सब किस चीज़ की, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई भाई, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, हमारी मेटल्स की हो गई। अब आते हैं हम नॉन मेटल्स पे। अब जनरली जो हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ के आए वही ऑपोजिट प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल जाएंगी किसमें, नॉन मेटल्स में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या नॉन मेटल्स के, ये चीज़ देख लो, कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सब मतलब ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, किसके, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। द नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड्स और गैसेस और एक्सेप्ट ब्रोमीन, ठीक है। अब ये यहाँ पर अंडरलाइन कर लो, ठीक है, अंडरलाइन कर लो ये बात कि वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैसेस भी हो सकते हैं, और सॉरी गैसेस भी हो सकते हैं, और मेजरली गैसेस ही होते हैं, लेकिन वो लिक्विड भी हो सकते हैं, और लिक्विड कौन सा है, ब्रोमीन, कौन सा है, लिख लेना ये बात अच्छे से ध्यान से, ठीक है। लिक्विड, अरे नॉन मेटल, लिक्विड मॉडल कौन सा है आपका, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज नॉट अ गैस, ब्रोमीन इज अ लिक्विड फॉर्म, ठीक है, ब्रोमीन आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि आपके नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड्स भी हो सकते हैं, वो आपके गैसेस फॉर्म में तो होते ही होते हैं ज़्यादा नॉन मेटल्स, लेकिन वो आपके लिक्विड भी हो सकते हैं, और लिक्विड का एग्जाम्पल क्या है आपका, ब्रोमीन। क्या एग्जाम्पल है लिक्विड का, ब्रोमीन, आपको ध्यान रखना है, ठीक।
चलिए और आगे देखते हैं। हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करी गई हैं वगैरह वगैरह, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब डिफरेंसेस, ठीक है। तो क्या है, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पर आप हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ोगे और हर एक पॉइंट को आप अच्छे जानते पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, पढ़ ली प्रॉपर्टीज क्या कर लोगे फिर, ठीक है, वापस रिविजिट करोगे, वापस पूरा पूरा पढ़ोगे नहीं। एक काम करो, एक बनाओ टेबल, एक तरफ लिखो मेटल, एक तरफ लिखो नॉन मेटल, प्रॉपर प्रॉपर्टी लिखो, तो कौन प्रॉपर्टी कौन किसने प्रेजेंट है किसने प्रेजेंट नहीं है, येस और नो कर दो या फिर टिक कर दो, राइट और रॉन्ग कर दो, और एग्जाम्पल्स लिख लो और एक्सेप्शंस लिख दो उस टेबल में, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। चैप्टर को आप एक टेल में समराइज कर दोगे, पूरे पूरे चैप्टर का किस में समराइज कर दोगे, पूरे टेबल में। तो ये चीज़ आप कर लो, जब आप उसे रिविजिट करोगे, वापस जाओगे उस चीज़ पे अपने नोट्स देखोगे, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए एक एक करके ये वाले सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे के सारे मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये बात हमने भी डिस्कस करी थी। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आप मरकरी आपने कहाँ देखा है, थर्मीटर्स में देखा है आपको। मरकरी को जनरली आप टच नहीं करते क्योंकि वो कैंसर आपके लिए साबित हो सकता है, इस वजह से वो एक थोड़ी कंसील्ड वे में रहता है। कभी आप उसे हाथ पे लेके मरकरी से नहीं खेलना चाहिए। लिक्विड फॉर्म में होता अच्छा लगता है दिखने में, लेकिन हाथ में नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए कैंसरस साबित हो सकता है, ठीक है। ओके, हाँ फिर क्या दिया हुआ आपको, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग, एक सेकेंड, क्या मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ये चीज़ आप ध्यान रखो, ये आपके मतलब जो एग्जाम्स होते हैं ना आपके, उसमें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि कौन से मेटल्स ऐसे हैं जिनका कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम है। तो ज़्यादातर आप जो लिख के आते हो वो आप लिख के आते हो सोडियम पोटेशियम। वो क्यों लिख के आते हो, क्योंकि आपने पढ़ा होता है कि नाइफ से कट हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है मेल्टिंग पॉइंट्स की। तो गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम आपके ऐसे मेटल्स हैं जिन्हें आप अगर अपने पाम पे रखोगे, यानी आपने यहाँ पे यहाँ रख लिया, तो आपकी जो पाम की हीट है, आपकी बॉडी की हीट से ही मेल्ट हो जाएंगे, आपकी बॉडी की हीट से ही ये मेल्ट हो जाएंगे। तो ये इतने ज़्यादा इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो गैलियम और सीजियम को आप ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा लो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। गैलियम और सीजियम का काफ़ी ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये आपकी पाम की हीट से ही मेल्ट कर जाते हैं। आपने गैलियम अपने हाथ पे रखा और ये मेल्ट कर गया, ठीक है। जब मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन्हें एक्सपेरिमेंट्स के फॉर्म में आपको दिखा सकूँ, ठीक है। फिर मान लो कभी गैलियम सीजियम देखेंगे मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, तो ला के दिखाएंगे आपको कि कैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम है, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। हमने देखा था कि मेटल्स की लस्ट्रस वाली प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपसे कहा था कि नॉन मेटल्स में नहीं होती, लेकिन मैंने क्या लिखा था वर्ड, मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट लस्ट्रस, ठीक है। नॉट, जनरली, जनरली लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि ऑलवेज, नहीं, जनरली। यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो नॉन मेटल्स हमारे ज़्यादातर सब सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन आपका आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कैसा होता है, लस्ट्रस होता है। आयोडीन कैसा होता है, लस्ट्रस होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप ध्यान रखें, ठीक है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वैसे तो। चलो आगे आ जाओ। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ईच फॉर्म इज इन कॉल्ड एन एलोट्रोप, ठीक है। क्या होते हैं, एलोट्रोप, एलोट्रोप हम इसे कहते हैं, ठीक है, लिख लो एलोट्रोप। कौन कौन से एलोट्रोप्स होते हैं, कभी सोचा है, मतलब सोचो, डायमंड है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, कार्बन है, डायमंड हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, एक आपका होता है C60, ठीक है, बकमेंसर फ्लोरीन कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्योंकि देखो ये हैं तीनों कार्बन, ये हैं तीनों कार्बन, लेकिन नेचर में अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ ये मिल रहे हैं। ग्रेफाइट आप देखोगे चूरा बन जाता है, लेकिन डायमंड इज द मोस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट, मतलब मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, ठीक है। तो डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन ग्रेफाइट आप देखोगे वो टूट जाता है, ठीक है, हिस्सों में बिखर जाता है। इन सब की शेप्स अलग अलग है, इन सब की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, क्योंकि है सारे क्या है, सारे कार्बन एलिमेंट से बने हुए हैं। तो कार्बन एक आपका ऐसा नॉन मेटल है जो कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स। क्या कहते हैं उनकी डिफरेंट फॉर्म्स को, इनकी डिफरेंट फॉर्म्स को हम कहते हैं एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक। नीचे आ जाओ। Diamond, an allotrope of carbon, is the hardest natural substance known and has a very high melting point,
ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डायमंड का बहुत ज़्यादा होता है और हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है। इससे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस हमें नॉर्मली और पता नहीं है, ठीक है। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये तो आपको बात मालूम ही है, ठीक है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये तो बात आपको मालूम ही है। उसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। एट द सेम टाइम आप ग्रेफाइट को देखोगे, है ये भी कार्बन, लेकिन ये क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, काफ़ी लो होता है। और एक और चीज़ हमने देखा था ना, कार्बन नॉन मेटल्स आपके जनरली मतलब इतने अच्छे कंडक्टिविटी शो नहीं करते, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हीट के लिए। लेकिन ग्रेफाइट कैसा होता है आपका, ग्रेफाइट बताओ, ग्रेफाइट कैसा होता है आपका, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, लेड बैटरीज या फिर लेड के सेल्स, लेड आपका मेटल है, क्या इनमें ग्रेफाइट होता है, क्वेश्चन मार्क। या मुझे बताना है, आपके कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे, क्या लेड बैटरी या फिर लेड सेल्स में आपके कुछ ये होता है, क्या कहते हैं इसे, ग्रेफाइट होता है इसमें या नहीं, मुझे बताओ। आप ये कहोगे सर लेड बैटरीज है, लेड बैटरीज में लेड ही होगा, ग्रेफाइट क्यों होगा, ठीक है। लेकिन नहीं, सब्र करो, इतनी जल्दी जवाब मत दो, जवाब मत, पहले ढूंढो वो चीज़, देखो क्या लेड बैटरीज में लेड होती है, क्या लेड सेल्स में लेड होती है, हाँ लेड होती है, लेकिन मेन काम किसका होता है, वो चीज़ मुझे बतानी है आपको, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट एंड इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी अच्छा एक कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमें ये ज़्यादातर बैटरीज में भी हमें ग्रेफाइट देखने को मिलता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। Alkali metals like lithium, sodium, potassium are so soft that they can be cut with a knife. They have low densities and they have low melting points. They have low densities and they have low melting points. Alkali metals, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये दो नाम याद रखो, ठीक है। लिथियम की अपने ध्यान रखने जरूरत नहीं है याद रखने की। सोडियम एंड पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, अपने पाम पे रखो, नाइफ से काट सकते हो। क्या किसी लोहे की रॉड को, मैंने मान लो पेन है, ये मेरा मेटल का है, ठीक है, क्या इसे आप काट सकते हो नाइफ से, नहीं, बिल्कुल भी नहीं काट सकते, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि आपके सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें आप आराम से नाइफ के थ्रू उन्हें कट कर सकते हो, जैसे केक कट कर रहे हैं ऐसे करके, नाइफ के थ्रू वो क्या आप उन्हें कट कर सकते हो, इतने ज़्यादा वो सॉफ्ट होते हैं। और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है, काफ़ी ज़्यादा लो होता है, उनकी डेंसिटीज भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। सोडियम को और पोटेशियम पता है वो कहाँ स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। और क्यों स्टोर करते हैं मुझे आप बताओगे, ठीक है, मेरे ख्याल से पढ़ा होगा आपने यार, ये कहाँ स्टोर करते हैं कहाँ नहीं करते, तो मुझे आप बताओ। अगर नहीं पढ़ा होगा ना आपने, तो मैं बताना डाउट सेशन में, हम डाउट सेशन में सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी भर भर के क्वेश्चन ला सकते हो ले आओ, मैं बैठा हुआ, मैं आपके जवाब देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आप लेके आओ, सवाल करो, मैं सवाल का आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो हमारे सोडियम पोटेशियम है, इन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, अब आप पाम पे रख के साइंस से नाइफ से काट सकते हो, राइट। एक पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट ये है कि उनकी लो डेंसिटीज होती हैं, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि आपको जनरली बाकी मेटल्स में देखने को नहीं मिलता, ठीक। Elements can be more clearly classified as metals and non-metals on the basis of their chemical properties, ठीक है। तो ये सब तो आप हो गया, एक्सेप्शंस हो गए ये सब चीज़, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आप उन्हें और अच्छे से ज़्यादा रीडिफाइन कर सकते हो, और अच्छे से उन्हें पर्टिकुलर डिफाइन कर सकते हो कि नहीं मेटल्स ये ऐसे हैं, ये नॉन मेटल्स ऐसे हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से यहाँ पर आने वाली है, हाँ ये भी, ये ध्यान में रखना। Most non-metals produce acidic oxides while when dissolved in water. On the other hand, metals कैसे देते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। विल बी लर्निंग अबाउट मोर ऑफ दिस मेटल ऑक्साइड इन द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। एक चीज़ को हमेशा याद रख लो, एक चीज़ को हमेशा याद रख लो, इसका भी भूलना मत, ठीक है। मेटल्स और आपके नॉन मेटल्स, दो चीज़ें आपके पास, जब भी इन दोनों को रिएक्ट करवाओगे ऑक्सीजन के साथ, किसी साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो जो आपके मेटल्स हैं ये आपको हमेशा देंगे बेसिक ऑक्साइड्स। क्या देंगे, बेसिक ऑक्साइड्स, यानी बेसिक इन नेचर, यानी कि 7 से ज़्यादा उनकी पीएच होगी। तो वहाँ मैं बेसिक एसिडिक उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। आपके जो नॉन मेटल्स होंगे वो आपको कैसे देंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स। कैसी ऑक्साइड्स होंगी, इनकी एसिडिक ऑक्साइड्स होंगी। जैसे कि आपके इसमें नीचे होगा, ठीक है, इसमें नीचे होगा, ये हम देख लेंगे आगे नीचे। तो यह भी ध्यान रखो, मेटल्स कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स देते हैं, नॉर्मल कैसे देते हैं, एसिडिक ऑक्साइड देते हैं। एसिडिक मतलब उनका 7 से नीचे पीएच होती है, ठीक है। आप देखोगे पीएच देखोगे उनकी, तो वो 7 से नीचे होती है। मेटल्स की देखोगे तो 7 से ऊपर होती है, इसलिए वो बेसिक लिखी हुई है, ठीक है। मेटल्स गिव बेसिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्स गिव एसिडिक ऑक्साइड्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और क्लियरली हम आगे देख लेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं कुछ, ये क्वेश्चंस देखो।
Give an example of a metal which is a liquid at room temperature, can be easily cut with a knife, is the best conductor of heat, is a poor conductor of heat. Explain the meaning of malleable and ductile. ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आई थिंक आपको सॉल्व कर लेने चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इन्हें सॉल्व ना कर पाओ. राइट. अच्छा, अब हमारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज. अच्छा, हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी हैं कितनी है, मतलब कितना बड़ा ये टॉपिक है. एक बार ये देख लेते हैं. हाँ, है काफ़ी है. केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ये चीज़ हो गई, आपकी वाली टेबल हो जाएगी. हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं. अच्छा ठीक है, वाली वो चीज़ हो जाएगी उनकी. ठीक है, आयोनिक कंपाउंड हो गए, कोवेलेंट कंपाउंड हो गए, एक्सट्रैक्शन हो गया मेटल्स का. ठीक है, तो हम ये चैप्टर जो है वो 2-3 पार्ट्स में आपको कवर करेंगे. राइट, 2-3 पार्ट्स में हम कवर करेंगे. हमने पहले पढ़ ली फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम अगले में पढ़ लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर उससे अगले में पढ़ लेंगे एब्स्ट्रैक्शंस. तो 3 पार्ट में आपका ये चैप्टर हम स्टेप बाय स्टेप खत्म कर देंगे. ठीक है, अब ये चैप्टर खत्म करने के बाद देखो, चैप्टर खत्म करने की बात नहीं, चैप्टर ये है कि आप एक एक चीज़ को अच्छे ध्यान से पढ़ो. हो सकता है कि आपके इसी पार्ट में बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आ गए हों कि ये सर ये क्या है, सर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है. चैप्टर से रिलेटेड नहीं, अगर आप सोच रहे हो आपकी इमेजिनेशन में हम क्वेश्चन था सर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं होता, सर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं होता, वो सारे क्वेश्चंस आप लेके आओ डाउट क्लास में. कहाँ लेके आओ, डाउट क्लास में. ठीक है, अब और आगे बढ़ने से पहले क्या होगा, आप हमारा हमारा होगा प्रमोशन. ठीक है, हम अपने मुंह से खुद ही प्रमोशन करना पड़ता है, क्या करें, स्टार्टअप है. अब प्रमोशन में क्या है कि आपको डिटेल्ड नोट्स, ठीक है, वीडियोस तो आपको यहाँ मिलनी है, डिटेल्ड नोट्स हो गए. ठीक है, काउंसलिंग सेशंस हो गए आपके, आपकी डाउट क्लासेस हो गई. ठीक है, क्लासेस ऑन डिमांड हो गई भाई. डिमांड पे क्लासेस किसे ही मिलती थी, हमें तो आज तक नहीं मिली. ठीक है, एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास हो गई टॉपिक्स पर. ठीक है, एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास हो गई टॉपिक्स पर. ठीक है, आपकी वीकनेसेस पे काम करना हो गया. ठीक है, स्ट्रैटेजीज डिस्कस करना हो गया. ठीक है, और टिप्स एंड ट्रिक्स हो गया. ठीक है, जो आपके एग्जाम में आप लगा सकते हो. ठीक है, और 50 तरीके की चीज़ें मुझे अभी याद करके लिख भी नहीं पाऊंगा यहाँ पर. आपके लिए हर किसी के लिए अलग टेलर्ड कोर्सेज हो गए, यानी हर किसी के अलग. अगर आप अगर चाह रहे हो कि आप अलग से पढ़े, ये रूटीन जो आपका अभी है, हमारा रूटीन जो है, इस पर आप नहीं फिट बैठ पा रहे हो, तो हम डिस्कस करके यहाँ पर नया अलग टेलर्ड कोर्स बनाएंगे कि आप ये सिर्फ इस चीज़ को फॉलो करो. ठीक है, तो एक बच्चे के लिए ये है वन स्टॉप सॉल्यूशन. क्या है, वन स्टॉप सॉल्यूशन. और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन से क्या है कि आपके लिए फायदा, मतलब सप्लीमेंट और कुछ चाहिए भी नहीं. आप स्कूल जा रहे हो, इसलिए आपने आप यहाँ एनरोल हो गए, आपको आगे और किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. अब ये सब चीज़ें जो आपको मिल रही है ना, जो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, एक कम्युनिटी, एक बच्चों की, एक इतने सारे बच्चे आपको मिलके एक साथ में, जो कि कॉम्पिटिटिव भी हैं, वो कि अच्छे पढ़ाई में भी बढ़िया हैं, नहीं है हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट आपका बहुत अच्छा है. हम आपको वैल्यूज़ क्या दे रहे हैं, बात उनकी है. ठीक है, कितने पैसा है, क्या पैसा मैटर नहीं करता. आपको कोई भी चीज़, आपको आपकी लाइफ में वैल्यू क्या, आप देखो, जब भी आप लाइफ में अपने आसपास देखो ना, चाहे कुछ भी चीज़ देखो, आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपको सीख रहे हो, आपके आसपास फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, तो कोई भी जब भी आप देखो ना किसी को, आप देखोगे कि ये आपकी लाइफ में क्या वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं. ठीक, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड्स हैं, तो क्या आपकी लाइफ में कोई वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं. अब ऐसा नहीं है हमेशा सीरियस रहना है कि नहीं यार ये तो मुझे कुछ नहीं दे पा रहा. क्या आपको फ्रेंड्स के साथ मज़ा आता है रहने के में, ठीक है, आपको फन होता है, मतलब साथ में मज़ा आता है, खुश रहते हो, हंसते हो, खेलते हो, कूदते हो, तो वो भी एक वैल्यू है. ठीक है, आपकी वो जॉय वाली एक वैल्यू है. तो वो चीज़ इसी को थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखना, क्या वो चीज़ें आपको वैल्यू प्रोवाइड करवा रही हैं, या फिर आपको वो चीज़ें सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हैं, आपको सिर्फ डिमोटिवेट कर रही हैं, आपको चीज़ नीचे ले जा रही हैं. तो ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए. ठीक है, लोगों में, या फिर लोगों में भी और चीज़ों में भी आप देखो क्या ये चीज़ आपको बराबर, मतलब गेम खेलते हैं बहुत सारे लोग, मतलब पबजी लोग वगैरह बहुत खेल रहे थे. अगर उस चीज़ से आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड हो रही है, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई, तो बिल्कुल खेलो. ठीक है, मज़े के लिए 1 घंटा के लिए खेलो, लेकिन वही मज़ा आपका एडिक्शन में चेंज हो जाए, उसमें कन्वर्ट मत होना. और वो कन्वर्ट आप कब नहीं होंगे जब आपको पता होगा कि वो आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू प्रोवाइड करवा रही है, कितनी उसकी प्रायोरिटी है, कितनी उसकी प्रायोरिटी नहीं है. ठीक है, तो चीज़ें जो आपके आसपास में देखो वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रही है, हम जो आपको वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप वो चीज़ देखो. ठीक है, प्लस उसके ऊपर सबसे ज़्यादा अपर हैंड हमारा किस चीज़ पे, यानी हम मतलब फेमस किस चीज़ पे मतलब होंगे, अगर होंगे भी तो हमारे ख्याल से भी तो फेमस हो ही गए. ठीक है, वो क्या है, ₹1 पर डे. इन सब की कॉस्ट क्या है, ₹1 पर डे. ठीक है, क्या है, 1 पर डे, यानी कि ₹365 पर ईयर. ठीक है, ₹365 पर ईयर. एक बार एनरोल करो, ये सारी चीज़ें पूरे साल आप एक्सेस कर सकते हो, कोई भी चिंता की बात नहीं होगी. ठीक है,
अब ये सब चीज़ें तो आपको मिल गई, 365 रुपीज़ पर ईयर में मिल गया। अब जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उन्हें उन्हें पता चल गया होगा, जो बच्चे नए हैं उन्हें पता चल गया होगा, जो बच्चे और ऑलरेडी देख रहे हैं, जो ये चीज़ ऑलरेडी मतलब आप देख पा रहे हो, तो उस चीज़ को और लोगों तक फैलाओ। आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो यहाँ पर, तो उसे और लोगों तक फैलाओ, ताकि हम और आप मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करें जो कि बहुत स्ट्रांग हो और ऐसी हो कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक। प्लस आपको अगर कांटेक्ट हमसे करना है तो कांटेक्ट करो 9368749690। यहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, कुछ भी करो, इस नंबर पर कांटेक्ट करो और आज ही एनरोल करो, अपने आसपास के बच्चों के भी एनरोल करवाओ। 6 to 12 कोई बच्चा हो, 9th 11th का एंट्रेंस एग्जाम हो, कुछ भी है, आप आके एनरोल करो, जो भी आपकी दिक्कत है यहाँ पर सॉल्व होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आपसे यहीं हम अलविदा कहते हैं, और अलविदा कहते हुए मैं आपसे कहूँगा कि आप पढ़ते रहें अच्छे से, और जो भी डाउट क्लास जरूर अटेंड करें। डाउट क्लास में जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें आप लेके आएँ, सारे आपके डाउट जो हैं वहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छे से अटेंड करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप कहना पड़ता है, ठीक है, मैंडेटरी है भाई। ठीक है, यूट्यूब में आप ये ना कहो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो क्या ही बात बनती है। ठीक है, अब कोई मैं वीडियो डाल रहा हूँ और मैं आपसे ये ना कहूँ कि मैं लाइक सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, हाँ भाई चाहिए मुझे सब्सक्राइब, लाइक चाहिए, हाँ भाई चाहिए, ताकि एंगेजमेंट भी तो ज़्यादा हो ना वीडियो पे। ठीक है, झूठ थोड़ी ना बोलना है ना। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से भी करवाएं। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलो बाय।